अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 134, जहाँ रिम यूनियॉक से बोल रही होती है या तो उसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं या फिर वो तुमसे अभी भी नाराज है। यूनियॉक बोलता है, तुम्हारा इससे मतलब क्या है? रिम जल्दी से ग्लव बॉक्स में से सोई का बिजनेस कार्ड निकालती है एंड यूनियॉक को दिखाते हुए बोलती है। ये सोई का बिजनेस कार्ड देखकर यूनियॉक बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है एंड अपना फेस टर्न करके कहीं और देखने लगता है एंड यूनियॉक का ऐसा रिएक्शन देखकर रिम समझ जाती है कि यूनियॉक को सोई अभी भी पसंद है और रिम भी अपना फेस दूसरी साइड टर्न कर लेती है और उदास हो जाती है एंड दोनों बिना कुछ बोले ऐसे ही कार में बैठे रहते हैं। तभी रास्ते में एक स्कूल यूनिफॉर्म की शॉप आती है एंड स्कूल यूनिफॉर्म देखकर रिम को अपने हाई स्कूल के डेज याद आ जाते हैं। देन हमें बैकग्राउंड में रिम की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, उस समय जब मैं तुमसे तुम्हारे बर्थडे वाले दिन मिली थी तब मैं कुछ चेक करने आई थी सोई। इसके बाद हमें रिम का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां रिम लिविंग रूम में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। तभी उसे सोई की वॉइस आती है जो बालकनी से देखते हुए बोल रही होती है, OMG वाह, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हे सोई, ऐसे मत झुको, ये खतरनाक हो सकता है। देन हमें रिम की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, मैं देखना चाहती थी कि क्या अब भी तुम पहले की तरह ही चमकती हो, क्या अब भी तुम उतना ही ज़्यादा हंसती हो। मेरी बहन, मेरी नफरत, मेरा दुख और मेरी गिल्ट, क्या तुम अब भी उतना ही चमकती हो? मैं बस यही देखना चाहती थी। इसके बाद हमें सोई के बर्थडे वाले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां रिम थोड़ा नर्वस होकर सोई के बर्थडे पार्टी के लिए जो फ्लोर बुक होता है उसके बाहर खड़ी हुई होती है क्योंकि रिम सोई का हंसता हुआ चेहरा नहीं देखना चाहती थी एंड उसे डर होता है कि अगर सोई अपनी जिंदगी में खुश होगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा। देन रिम एक लंबी सी सांस लेती है और डोर खोलकर अंदर चली जाती है। हेलो एवरीवन, लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ, देन हमें बैकग्राउंड में रिम की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, सोई सिम, तुम्हें पता है मैं खुद ही अपनी फीलिंग्स को इनिशियली ठीक से समझ नहीं पा रही थी। मुझे लगा था मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन मुझे खुद से ये भी उम्मीद थी कि तुम्हें परेशान देखकर मेरे किसी हिस्से को खुशी होगी, मेरे किसी हिस्से को शायद अच्छा भी लगे। लेकिन तुम्हें उस हालत में देखकर मुझे पता चला कि मैं तो यही चाहती थी। मैं इसके लिए ही होप कर रही थी कि तुम कभी भी खुश ना रहो। तुम्हें पता है तुम्हें उस हालत में देखकर मेरे दिल को कितनी तसल्ली मिली थी, मुझे कितना सुकून मिला था। मुझे खुशी हुई ये जानकर कि तुम पहले की तरह अब नहीं चमकती। इसके बाद हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं जहाँ रिम विंडो के बाहर देखते हुए मन में बोल रही होती है, लेकिन मेरा वो सुकून जो मुझे तुमसे मिलकर हुआ था, शायद वो बस मेरा एक डिल्यूजन ही था। तुम्हारे पास अभी भी यूनियॉक है और मैं अपनी मॉम का नाम लेकर उसके बगल में बैठी हुई हूँ। इससे ज़्यादा पैथेटिक और डिस्गस्टिंग आखिर क्या ही हो सकता है। रिम यूनियॉक का रिफ्लेक्शन देखते हुए मन में आगे बोलती है, मेरे बारे में सोचने की जगह यूनियॉक अभी भी तुम्हारे बारे में ही सोचता है। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिम अपनी कार पार्क करती है एंड उस बिल्डिंग के सामने खड़ी हुई होती है जहाँ वो 10 साल पहले रहती थी सोई की फैमिली के साथ, यानी कि सोई का पुराना वाला घर। एंड रिम आज यहाँ इसीलिए आई होती है क्योंकि आज सोई के डैड का बर्थडे होता है। तभी रिम बिल्डिंग को देखते हुए मन में बोलती है, क्या 10 साल हो चुके हैं? मुझे लगा था यहाँ आकर मुझे नॉस्टैल्जिक फील होगा या ऑकवर्ड, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं सिर्फ इस जगह को जानती हूँ और कुछ नहीं। एंड रिम बिल्डिंग के अंदर जाने लगती है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ रिम सोई के घर पहुँच जाती है एंड रिम को देखकर सोई की मॉम बोलती हैं, ओह बेटा रिम, तुम तो बहुत जल्दी आ गई। तुम्हें तो बहुत तेज की भूख लगी होगी ना बेटा।
मुझे माफ़ करना, खाना भी बन ही रहा है, मुझे जल्दी करनी चाहिए थी। अरे नहीं, सोए के डैड बोलते हैं। मैंने कहा था ना, खाना मैं बना देता हूँ। सोए की मॉम बोलती हैं, आप क्यों बनाते हनी, आज आपका बर्थडे है। रिम बेटा, बस थोड़ी देर और रुक जाओ, हमें डिनर बाहर ही करना चाहिए था, वो ज़्यादा बेहतर होता। एंड रिम दोनों को देखकर एक बहुत ही रियल वाली फेक स्माइल करने लगती है। ओह हाँ, ये गिफ्ट आपके लिए है, प्लीज इसे खाना खाने के बाद खोलना। सोई के डैड खुश होकर बोलते हैं, हाँ मेरे लिए गिफ्ट, थैंक यू बेटा, क्या है इसमें। सोई की मॉम बोलती हैं, हाँ गिफ्ट, अरे बेटा इसकी क्या जरूरत थी, तुम अपना टाइम निकाल कर हमसे मिलने आई, हमारे लिए यही बहुत था। सोई की मॉम सोई के डैड से बोलती हैं, ओह हाँ हनी, क्या आप सोई को जगा देंगे, वो अभी भी सो रही है और डिनर का भी टाइम हो गया है। देन सोई के डैड रिम से बोलते हैं, रिम बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए गिफ्ट लाने के लिए। ओह हाँ बेटा, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, सोई काफ़ी देर पहले ही आ गई थी, लेकिन उसने कहा वो बहुत ज़्यादा थक गई है, उसे सोना है, और तब से वो सो ही रही है। इसके बाद सोई के डैड सोई को उठाने के लिए उसके रूम में चले जाते हैं। देन हमें सोई के रूम से उसके डैड की वॉइस आती है जो उसे उठा रहे होते हैं, सोई बेटा अब उठ जाओ। एंड सोई के रूम का डोर खोलने पर रिम सोई के रूम की तरफ देखने लगती है और मन में बोलती है, वो कोजी ब्लैंकेट जिसमें घुसकर मैं हमेशा उसके साथ सोया करती थी, वो रूम अब भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुझे याद था। एंड सोई की हैप्पी फैमिली देखकर रिम मन में बोलती है, उसके पेरेंट्स हमेशा की तरह अब भी उतने ही जेंटल और प्यारे हैं जितने वो पहले थे। एक वार्म और हैप्पी फैमिली। डैड बस 5 मिनट और सोने दो ना प्लीज। रिम मन में आगे बोलती है, उनके लिए तुम अब भी एक बच्ची ही हो। एंड देन जब रिम देखती है कि सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं, तो रिम अपने रूम की तरफ जाती है और चेक करने लगती है कि आखिर उसका रूम अब कैसा दिखता है। एंड रिम जाकर अपने रूम का डोर खोलकर देखने लगती है, जो कि अब बहुत ही ज़्यादा बदल चुका होता है एंड काइंड ऑफ स्टोरेज रूम में बदल चुका होता है। एंड ये देखकर रिम थोड़ा अग्रेशन के साथ डोर बंद कर देती है एंड वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सबके सब साथ में बैठकर सोई के डैड के लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गा रहे होते हैं। हैप्पी बर्थडे डैड, हैप्पी बर्थडे सियोंग सिम, ओह डियर अब विश मांगो। एंड सोई के डैड खुश होकर विश मांगने लगते हैं। मैं विश मांगता हूँ कि मैं 100 साल और अपनी वाइफ के साथ जी सकूं। ओहो डैड। सोई की फैमिली को एंजॉय करते देख रिम मन में बोलती है, जरा देखो इन्हें, कितने खुश हैं और साथ में कितने प्यारे लगते हैं। ये लोग जरा सा भी मेरे नहीं हैं। पैरों तले जमीन खिसकने का एहसास, जब वो एक्सपेक्टेशन जिन्हें मैंने कभी सोचा तक नहीं था, वो मेरे सामने ही टूटकर बिखर गई। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मैं रेत के महल पर खड़ी हुई हूँ, जो लगातार बिखरता जा रहा है और समुद्र में डूबता जा रहा है। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं डूबती जा रही हूँ और मेरी आंखों के सामने वो चमकती रोशनी, वो इतनी तेज है कि सब कुछ धुंधला हो रहा है। ये खुशी मुझसे देखी नहीं जा रही। चीयर्स चीयर्स। आज मैं बहुत खुश हूँ। पता नहीं कितने सालों के बाद हम चारों ऐसे साथ में बैठकर खाना खाने वाले हैं। ओह हनी, आप भी ना, आज तो आपका बर्थडे है, तो रोना कैसा, खुशी मनाइए। देन सीन शिफ्ट होता है रिम पर, जो सोई को खुश देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां अपने डैड का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद सोई अपने घर जाने के लिए निकल रही होती है। एंड हाँ, रिम भी अपने घर जा रही होती है एंड सोई के साथ ही बिल्डिंग से निकल रही होती है। तभी रिम सोई के कपड़े देखकर एक कमेंट पास करती है और बोलती है, आखिर तुम्हें छोटे कपड़े पहनना इतना ज्यादा पसंद क्यों है। लेकिन सोई रिम को फुली इग्नोर करते हुए चुपचाप जा रही होती है। तभी रिम आगे बोलती है, ओह अच्छा, तो तुम बस अपने पेरेंट्स के सामने ही मेरी बहन बनने का नाटक करोगी।
एंड ये सुनकर सोई रुक जाती है और पलटकर रिम को देखने लगती है। रिम अपनी कार की कीज दिखाते हुए बोलती है, कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। सोई बिना कुछ बोले रिम को देखती रहती है एंड इससे पहले कि सोई कुछ बोलती, रिम आगे बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ तुम्हें इस बात से नफरत है, तुम मेरे आसपास बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती, लेकिन मान जाओ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, तुम्हें घर जाते जाते ठंड लग जाएगी और तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी चिंता होगी। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ रिम ड्राइविंग कर रही होती है एंड सोई भी रिम के साथ उसकी कार में बैठी हुई होती है। सोई सीट बेल्ट पहनते हुए बोलती है, मुझे आगे वाले कन्वीनियंस स्टोर पर उतार देना। रिम बोलती है, अच्छा तो तुम नहीं चाहती कि मुझे पता चले कि तुम कहाँ रहती हो? सोई बोलती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कन्वीनियंस स्टोर से कुछ लेना है। पोटैटो चिप्स? पोटैटो चिप्स तुम्हारे फेवरेट स्नैक्स हैं, है ना? सोई अपना फेस टर्न करते हुए बोलती है, तुम्हें ऐसी बातें अब भी याद हैं? रिम बोलती है, मैं कैसे भूल सकती हूँ, तुम हर दिन एक पोटैटो चिप्स का पैकेट तो खा ही लेती थी, ऐसा कोई भी दिन होता ही नहीं था जब तुम उन्हें ना खाओ। सोई एंड रिम ऐसे ही बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी रिम के पास यूनियॉक का कॉल आता है। ओह, एंड यूनियॉक का नाम स्क्रीन पर देखकर सोई एकदम नर्वस हो जाती है एंड कहीं और देखने लगती है एंड सोई के बिहेवियर एंड एक्सप्रेशन चेंज को रिम पकड़ लेती है एंड उसे समझ में आ जाता है कि सोई को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है एंड रिम कॉल डिक्लाइन करते हुए सोई से बोलती है, ओह उसने कॉल काट दी, कोई बात नहीं, मैं उसे बाद में कॉल कर लूंगी आराम से फ्री होकर, नॉट अ बिग डील। ये सुनकर सोई रिम से बोलती है, तुम उसके साथ टच में थी? सोई की ऐसी कांपती हुई वॉइस सुनकर रिम मन में बोलती है, वो पूरी कोशिश कर रही है अपनी नर्वसनेस को छुपाने की, काम रहने की, लेकिन बोलते हुए भी वो कांप रही है। उसने अपने कपड़ों को कस के पकड़ लिया ताकि अपनी बेचैनी और घबराहट को छुपा सके और उसका चेहरा पूरा पीला पड़ चुका है। उसकी आंखों में मैं वो डर साफ साफ देख सकती हूँ और वो दर्द भी जो तुम्हें तब महसूस होता है जब किसी शार्प चाकू से तुम पर वार किया जाए। ये देखकर मुझे सुकून मिल रहा है, तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मुझे खुशी मिलती है सोई। देन रिम सोई को देखते हुए मन में आगे बोलती है, ओह तो ये है वो एम्प्टी स्पेस, तुम्हारी दुखती रग। एंड देन रिम सोई से बोलती है, अरे हाँ मुझे अभी याद आया, तुम और यूनियॉक तो एक ही प्रोजेक्ट पर साथ में काम कर रहे हो ना, किस्मत भी कितनी अजीब होती है। रिम मन में बोलती है, महसूस हो रहा है ना सोई? हाँ बिल्कुल ऐसा ही लगता है जब तुम्हारी अपनी चीज पराई लगने लगती है। देन सीन शिफ्ट होता है सोई पर जो रिम से बोल रही होती है, कब से? हाँ क्या सोई? सोई बोलती है, तुम कब से उसके साथ टच में हो? रिम सोई को देखते हुए बोलती है, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? हम पूरा टाइम सिर्फ दोस्त ही थे। हाँ लेकिन स्कूल से जो मेरा इकलौता दोस्त बचा था वो यूनियॉक था और यूनियॉक की भी मैं इकलौती दोस्त थी। यूनियॉक और मेरा एब्रॉड स्टडी प्रोग्राम ओवरलैप करता था, इसीलिए हमने साथ में ही ग्रेजुएशन की और एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं। देन हमें बैकग्राउंड में रिम की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, अभी तक मैंने जो भी कहा वो सच था, लेकिन मेरे पास कोई यूजफुल कार्ड नहीं है जिससे मैं अपनी प्यारी बहन को चेकमेट कर सकूं। इसीलिए अब मैं सिर्फ ब्लफ करने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास सिचुएशन को कंट्रोल करने का बस यही रास्ता है, झूठ बोलने का। एंड देन रिम सोई से बोलती है, लेकिन इतने सालों तक एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहने की वजह से हम बहुत क्लोज आ गए हैं, इसीलिए हम एक दूसरे से हर चीज़ शेयर करते हैं। हर चीज़? क्या तुम्हें ये बात कि हम दोनों साथ में एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं ये यूनियॉक ने बताया? रिम बोलती है, हाँ और कौन बताएगा, ऑब्वियसली। अच्छा
उसने तुम्हें और क्या कहा? रिम सोई की तरफ देखते हुए मन में बोलती है, ये चाल चलना बिल्कुल जुआ खेलने जैसा है। एंड देन रिम सोई से बोलती है, उसने कहा था कि तुम अब भी उससे नाराज हो। हाँ, अच्छा। देन हमें फिर से बैकग्राउंड में रिम की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, मैं बस दोबारा खुद को संभालने की कोशिश कर रही हूँ और इस बार मैं यूनियॉर्क को तुम्हारा नहीं होने दूंगी। मैं उसे नहीं खो सकती। लेकिन मैं तुम्हारा चेहरा देखकर ये बता सकती हूँ कि तुम्हें मेरी बातों से कितना ज़्यादा फर्क पड़ रहा है सोई। तुम्हें बेट्रेड महसूस हो रहा है ना? तभी सोई रिम से बोलती है, मुझे उतरना है, कार रोको। रिम बोलती है, लेकिन सोई हम बस पहुंच ही गए हैं। सोई बोलती है, मैं उतर रही हूँ इसलिए कार रोको। रिम कार को रोक देती है एंड सोई कार से उतरने लगती है। तभी रिम सोई से बोलती है, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? सोई बोलती है, नहीं, गलत तो मैंने किया है। सोई कार से उतरने के बाद खड़ी होती है और बोलती है, वैसे क्या यूनियॉर्क उसके बारे में जानता है? रिम बोलती है, किसके बारे में? सोई पलटती है और बोलती है, उस फोटो के बारे में जिसे तुमने अपलोड किया था। एंड ये सुनते ही रिम के एक्सप्रेशन कम्प्लीटली बदल जाते हैं।